भाभी ये लीजिए सब्जियाँ, मैं बहुत थक गई हूँ, क्या 5 मिनट बैठ जाऊँ? बैठने के लिए नहीं बुलाया है तुम्हें यहाँ, पहले हिसाब दो, एक एक पैसे का हिसाब लिखवाओ, कौन सी सब्जी कितने की आई है। वाणी कांपते हाथों से हिसाब देती है। बरखा हाथ में सब्जियां उठाकर देखते हुए उसे एक एक पैसे के लिए जलील करती है। ये भिंडी इतनी महंगी क्यों लाई? और ये धनिया, क्या लूट मचा रखी है बाजार वालों ने? तुम तो बिल्कुल बेवकूफ हो। अब जाओ रसोई में और खाना बनाना शुरू करो, मेहमान 1 बजे तक आ जाएंगे। वाणी भूखी प्यासी रसोई में लग जाती है। 1 बजे बरखा की सहेलियां आती हैं। वो लोग वाणी का मजाक उड़ाती हैं। अरे बरखा, तेरी देवरानी तो बिल्कुल नौकरानी जैसी लग रही है, देख कैसे पसीने में लथपथ है। नौकरानी ही तो है, मैं इसे काम के लिए ही तो लाई हूँ। वाणी, पानी लाओ सबके लिए जल्दी। वाणी सबको पानी देती है, खाना परोसती है। सहेलियां खाना खाती हैं और पैक करवा कर ले जाती हैं। रात को वाणी बुरी तरह से थककर अपने कमरे में गिर पड़ती है। मयंक उसे इस हालत में देखकर बहुत दुखी होता है। वाणी, तुम ठीक तो हो? मम्मी बता रही थी कि भाभी ने तुमसे बहुत काम कराया। मयंक, भाभी ने मुझे 50-60 रोटियां और ढेर सारा खाना बनवाया और पूरे घर की सफाई भी कराई। मैं बहुत थक गई हूँ। वाणी, मुझे तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए। हमारा कारोबार बिल्कुल डूब गया है। अब जो कुछ भी चल रहा है वो बरखा भाभी के पापा के पैसों से चल रहा है, इसलिए हम सब उनकी बात मानने पर मजबूर हैं। बस कुछ दिनों की बात है, मैं अपना बिजनेस फिर से खड़ा कर लूंगा। तब तक तुम्हें थोड़ा बर्दाश्त करना होगा। मैं कोशिश करूंगी मयंक, पर उनका व्यवहार बहुत डरावना है। 2 दिन बाद सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं है कि बरखा के कमरे में चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। वाणी जो रात को देर से सोई थी हड़बड़ाकर उठती है और अपनी साड़ी ठीक करते हुए बाहर भागती है। सुलेखा और मौसमी भी रसोई के पास सहमी हुई खड़ी हैं। बरखा हाथ में अपनी खाली चाय की प्याली लिए खड़ी है। उसके चेहरे पर सुबह की ताजगी नहीं बल्कि जहर भरा हुआ है। वाणी, कहाँ मर गई तुम? क्या यहाँ महारानी की तरह सोने के लिए आई हो? सुबह के 6 बज रहे हैं और अभी तक मेरी बेटी तैयार नहीं हुई। तुम्हें पता भी है मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। सॉरी भाभी, वो रात को बर्तन साफ करते करते 2 बज गए थे, तो आँख जरा देर से खुली। मैं अभी बस 2 मिनट में चाय लाती हूँ। बहाने मत बनाओ, रात को काम करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब चुपचाप रसोई में जाओ और सुनो, आज नाश्ते के बाद तुम्हें बाजार जाना है। घर में सब्जियां खत्म हो गई हैं। बहू, कल ही तो वाणी इतनी सारी सब्जियां लेकर आई थी। अभी तो फ्रिज भरा हुआ है, धूप में उसे दोबारा भेजने की क्या जरूरत है? मम्मी जी, आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए। मुझे ताजी सब्जियां खानी हैं, कल की बासी नहीं। और वाणी, सुन लो, हफ्ते भर की सब्जी एक साथ मत उठा लाना। रोज मंडी जाओगी और रोज ताजी सब्जी लेकर आओगी। मुझे फ्रिज में रखा हुआ कचरा नहीं खाना। भाभी, बाहर बहुत लू चल रही है, क्या मैं हफ्ते भर का सामान एक साथ ले आऊं? इससे पैसे भी बचेंगे और मुझे बार बार धूप में नहीं जाना पड़ेगा। पैसे क्या तुम्हारा बाप देगा, या तुम्हारे मायके से दहेज में नोटों की गड्डियां आई हैं? ये मेरा घर है, मेरे बाप के पैसे से चल रहा है। ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। जितना कहा है उतना करो। रोज सुबह और शाम मंडी जाओगी, समझी तुम? वाणी की आंखों में अपमान के आंसू भर जाते हैं। वो चुपचाप रसोई में जाती है और चाय बनाकर बरखा को देती है। नाश्ते के बाद जब सूरज आसमान के बीचों बीच पहुंच चुका होता है, बरखा उसे एक लंबी लिस्ट थमा देती है। वाणी बाजार के लिए निकलती है। पसीने से तरबतर वाणी जब सब्जियों के भारी थैले लेकर वापस लौटती है तो उसकी सांसें फूल रही होती है। भाभी, ये लीजिए सब्जियां। मैं जरा 2 मिनट बैठ जाऊं, मेरा सर बहुत चकरा रहा है। अरे, ये टमाटर इतने गले हुए क्यों लाई हो? और अदरक कहाँ है? मैंने लिस्ट में अदरक लिखा था ना। अदरक? ओह भाभी, लगता है मैं भूल गई, बहुत भीड़ थी वहाँ। भूल गई? दिमाग घर रख कर गई थी क्या? अभी वापस जाओ और अदरक लेकर आओ। मुझे अभी चाय पीनी है और बिना अदरक के मुझे चाय पसंद नहीं है। भाभी, अभी तो मैं आई हूँ, कम से कम 1 गिलास पानी तो पी लेने दीजिए, बाहर आग बरस रही है। कोई पानी वानी नहीं, पहले अदरक लाओ फिर बैठना। और खबरदार जो ऑटो किया, पैदल जाओगी पैदल आओगी, जाओ। वाणी लड़खड़ाते कदमों से दोबारा बाहर निकलती है। उसे अपनी किस्मत पर रोना आता है। उसे अपनी सहेली की बातें याद आती हैं जो कहती थी कि ससुराल में सब प्यार करेंगे। वो मन ही मन बुदबुदाती है। हे भगवान, ऐसी जेठानी से तो दुश्मन अच्छे हैं, कम से कम दुश्मन सामने से वार तो करता है, ये तो तिल तिल मार रही है। अब जब वाणी वापस आती है और रसोई में काम करने लगती है तो सुलेखा उसकी हालत देख नहीं पाती। वाणी बेटा, तू बैठ जा, मैं और मौसमी जरा सब्जी छील देते हैं। बरखा अपने कमरे में सो रही है, उसे पता नहीं चलेगा। नहीं मम्मी जी, अगर वो जग गई और उन्होंने देख लिया तो वो आप पर भी चिल्लाएंगी, मुझे करने दीजिए। सुलेखा फिर भी वाणी के हाथ से चाकू छीन लेती है और काम करने लगती है। तभी अचानक बरखा का दरवाजा खुलता है। वो हाथ मलते हुए बाहर आती है और रसोई का नजारा देखकर उसके तन बदन में आग लग जाती है। क्या हो रहा है यहाँ मम्मी जी? मौसमी, मैंने आप लोगों को मना किया था ना कि इसकी मदद मत करना।
आप लोग फिर इसकी मदद के लिए आ गए। इसे बिगाड़ क्यों रहे हैं आप? बहू देख तो सही, बच्ची का चेहरा कैसे पीला पड़ गया है। वो 2 बार बाजार हो आई है, थोड़ी इंसानियत तो दिखा। इंसानियत? मेरी इंसानियत देखनी है? ठीक है, आज से मैं घर का सारा खर्चा बंद कर रही हूँ। मयंक और समीर से कह देना कि अब दाना पानी खुद जुटाएं। मैं जा रही हूँ अपने मायके, आप लोग भीख मांगते रहना, तब पता चलेगा इंसानियत क्या होती है। भाभी, आप बात का बतंगड़ क्यों बना रही है? मम्मी तो बस मदद कर रही थी। मौसमी तुम चुप रहो, बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। मम्मी जी, या तो ये वाणी सारा काम अकेले करेगी या फिर आप दोनों मिलकर सारा काम करोगी। मुझे कोई तीसरा बंदा रसोई में नहीं दिखना चाहिए, समझ गए आप? बरखा के डर से सुलेखा पीछे हट जाती है। वानी फिर से काम में जुट जाती है। अगले दिन बरखा उसे एक नया फरमान सुनाती है। वाणी, आज छत की सफाई करनी है। ऊपर बहुत धूल जमी है और गमले भी इधर उधर बिखरे हैं। पहले छत से लेकर नीचे आंगन तक की सफाई करो, उसके बाद खाना बनाना। आज सब्जी नहीं बनेगी, सब दाल से खा लेंगे। बाजार मत जाना, बस ये सफाई हो जानी चाहिए। भाभी, छत पर तो बहुत धूप होगी, क्या मैं शाम को कर लूं? अभी मतलब अभी? दोपहर की रोशनी में सफाई अच्छी दिखती है? जाओ। दोपहर के 2 बज रहे हैं। वानी छत पर झाड़ू लगा रही है। सीमेंट की छत तवे जैसी तप रही है। वानी के पास सैंडल नहीं है क्योंकि बरखा ने उसे चप्पल पहनकर जाने के लिए मना किया था। नंगे पैर वो गर्म छत पर तड़प कर सफाई कर रही थी। पड़ोस की छत पर रहने वाली औरत ये सब देख रही है। हे भगवान, ये मेरी जेठानी कितनी बुरी है, इससे अच्छे तो दुश्मन ही है। अरे देखो, ये नई बहू तो नंगे पैर छत साफ कर रही है। इसकी जेठानी तो बिल्कुल डायन है, डायन। बेचारी बच्ची के पैर जल रहे होंगे। सही कह रही हो बहन, कितना जुल्म करती है वो बरखा इस बेचारी पर। इससे अच्छा तो दुश्मन ही अच्छे हैं, कम से कम वो इतना नीचे तो नहीं गिरते। पर हम क्या कर सकते हैं? सफाई खत्म करके जब वानी नीचे आती है तो उसके पैरों के तलवों में लाल लाल छाले पड़ चुके होते हैं। वो दर्द से कराहते हुए सोफे के कोने पर बैठती है। भाभी, मेरे पैरों में बहुत जलन हो रही है, छाले पड़ गए हैं। क्या मैं थोड़ा आराम कर लूं? कोई छाले वाले नहीं पड़े हैं। ड्रामा करना तो कोई तुमसे सीखे। थोड़ा सा गरम क्या लग गया, मरने की बातें करने लगी। चलो उठो, रसोई में जाओ और खाना बनाओ। अभी समीर और मयंक आते होंगे, काम चोरी नहीं चलेगी यहाँ। वानी रोते हुए रसोई में जाती है। शाम को मयंक आता है और वानी के पैरों में पट्टी बंदी देखकर घबरा जाता है। वानी, ये क्या हुआ तुम्हारे पैरों को? तुम चल क्यों नहीं पा रही हो? कुछ नहीं मयंक, वो बस छत साफ करते समय भाभी ने कहा था। भाई देखो भाभी क्या कर रही हैं, वानी के पैर जल गए हैं। क्या ये सब बर्दाश्त करना जरूरी है? मयंक शांत हो जा, मुझे पता है ये गलत हो रहा है, पर बरखा के पापा ने हमें कल ही एक नया बिजनेस प्रपोजल भेजा है। अगर हमने अभी बरखा को कुछ कहा तो वो सब खत्म कर देगी। हमें बस थोड़े दिन और सब्र करना होगा। वानी ये सब सुन रही है। उसे समझ आ जाता है कि इस घर में उसकी तकलीफ से ज्यादा अहमियत पैसों की है। कुछ दिन बाद बरखा की सहेलियां फिर से घर आती हैं। बरखा उन्हें अपने कमरे में बिठाती है और वानी को बार बार ऊपर नीचे दौड़ाती है। वानी, जरा ठंडी शिकंजी बना कर लाओ, रश्मि को प्यास लगी है। वानी शिकंजी लेकर आती है। ये क्या, बर्फ कम है, वापस जाओ और ज्यादा बर्फ डाल कर लाओ। बरखा, तूने तो अपनी देवरानी को बिल्कुल उंगलियों पर नचा रखा है। मानना पड़ेगा यार, तेरी ट्रेनिंग जबरदस्त है। और नहीं तो क्या, ये करीब घर की लड़कियां ऐसी ही होती हैं। इन्हें जितना दबा कर रखो उतना ही सीधे चलती हैं। एक दिन मेरा सब्र टूटेगा भाभी, और उस दिन आपको पता चलेगा कि एक गरीब इंसान की बद्दुआ क्या होती है। अगले दिन वानी बाजार से लौट रही होती है कि अचानक उसे चक्कर आता है और वो सड़क के बीचों बीच बेहोश होकर गिर जाती है। वहीं गीता उसे देख लेती है और वो लोगों की मदद से उसे घर पहुंचाती है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें बरखा, ये बच्ची बाजार में बेहोश हो गई थी। देखो इसकी हालत, कितना काम करवाओगी इससे? तुम इंसान हो या पत्थर? तुमसे अच्छे तो दुश्मन है जो कम से कम जान तो नहीं लेते। आप अपने काम से काम रखिए, मेरे घर में दखल देने की जरूरत नहीं है। ले जाइए इसे अंदर। गीता के जाते ही बरखा वानी को झकझोर कर उठाती है। ये क्या तमाशा था? जानबूझकर पड़ोसियों के सामने बेहोश हुई ताकि मुझे बुरा दिखा सको? तुम्हें लगता है कि तुम सहानुभूति लूट लोगी? नहीं भाभी, सच में चक्कर आ गया था। बरखा का हाथ उठता है और एक जोरदार चांटा वानी के गाल पर पड़ता है। वानी फर्श पर गिर जाती है। तभी सुलेखा दौड़ कर आती है। बरखा, ये क्या किया तूने? हाथ उठा दिया बहू पर। मम्मी जी चुप रहिए, अगर इसने दोबारा ऐसा नाटक किया तो मैं इसका और भी बुरा हाल करूंगी। और आप सुन लीजिए, अगर आप लोगों को जरा भी तकलीफ है तो अभी के अभी अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और बाहर निकल जाइए। ये घर मेरे दम पर चल रहा है, याद है ना? वानी जमीन पर पड़ी सिसक रही है। सुलेखा उसे सहारा देकर उठाती है। बरखा तमतमाते हुए अपने कमरे में चली जाती है। सुलेखा उसे पानी पिलाती है। शांत हो जा बेटी,
शांत हो जा, भगवान सब देख रहा है। मम्मी जी, अब बस बहुत हुआ। अब मुझे समझ आ गया है कि इस घर में सिर्फ जुल्म की भाषा ही चलती है। ऐसी जल्लाद जेठानी से अच्छे तो दुश्मन ही है। अगले दिन दोपहर में बरखा अपने कमरे से निकलती है। उसे बहुत प्यास लगी होती है। वाणी, ओ वाणी, जरा पीने के लिए गुनगुना पानी लाओ, मेरा गला थोड़ा खराब लग रहा है। जी भाभी, लाती हूँ। वानी रसोई में जाती है और पानी गर्म करने लगती है। उसका ध्यान कहीं और होता है। पानी हल्का सा गर्म ज्यादा हो जाता है। वो कप लेकर बरखा के पास आती है। बरखा जैसे एक घूंट पीती है तो वो चिल्ला उठती है। जल गई, मेरा गला जल गया। तुमने जानबूझकर उबलता हुआ पानी दिया, मुझे मारना चाहती हो तुम। नहीं भाभी, वो गलती से थोड़ा ज्यादा गर्म हो गया होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। आई एम सॉरी। सॉरी? अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि गर्म पानी क्या होता है। तुमने मेरा गला जलाने की कोशिश की है ना, अब देखो दुश्मन क्या होता है। तुम रोज बोलती हो ना कि ऐसी जेठानी से अच्छे दुश्मन है, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ असली दुश्मनी। बरखा झपट्टा मारकर वानी का हाथ पकड़ती है और उसे खींचते हुए रसोई की तरफ ले जाती है। वानी चिल्ला रही होती है पर बरखा की ताकत के आगे वो बेबस है। बरखा गैस पर बड़ा तपेला रखती है और उसमें पानी भरकर उसे पूरी आंच पर चढ़ा देती है। भाभी, ये आप क्या कर रही हैं? प्लीज छोड़ दीजिए, मुझे डर लग रहा है। डर? अभी तो तुमने डर देखा ही कहाँ है। जब तक ये पानी खोलेगा तब तक तुम यहीं खड़ी रहोगी और अपनी मौत का इंतजार करोगी। मैंने तुम्हें बहुत सर पर चढ़ा दिया है, अब तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। पानी खौलने लगता है, भाप निकलने लगती है। बरखा की आंखों में एक अजीब सी सनक सवार है जो उसे सही गलत का फर्क ही नहीं करने दे रही है। अब देखो वाणी, क्या होता है गर्म पानी। तुमने मुझे जलाया था ना, अब ये लो। इससे पहले कि वानी कुछ समझ पाती, बरखा उसका हाथ पकड़कर खौलते हुए पानी के तपेले में डाल देती है। बचाओ मम्मी जी, मयंक बचाओ। वानी की रूह कंपा देने वाली चीख पूरे घर में गूंज उठती है। बरखा यही नहीं रुकती, वो तपेला उठाती है और वही खौलता हुआ पानी वानी के पैरों पर भी डाल देती है। वानी तड़पते हुए जमीन पर गिर जाती है। उसके हाथ पैर की खाल उधड़ जाती है। इसे कहती है असली दुश्मनी। देख लिया, अब दोबारा मत कहना कि मेरी जेठानी से अच्छी दुश्मन है। रसोई के फर्श पर वानी तड़प रही है। उसकी चीखें दीवार चीरती हुई पूरे मोहल्ले में गूंज उठी हैं। खौलते हुए पानी ने उसके कोमल हाथों और पैरों की खाल को जलाकर रख दिया है। सफेद छाले उभर आए हैं और जगह जगह से लाल कच्चा मांस दिखाई दे रहा है। सुलेखा और मौसमी बदहवास होकर रसोई की तरफ भागती हैं। सामने का नजारा देखकर दोनों के कलेजे मुंह को आ जाते हैं। बरखा हाथ में खाली तपेला लिए खड़ी है। उसकी आंखों में पछतावा नहीं बल्कि एक डरावनी जीत की चमक है। अरे ये क्या कर दिया तूने? हाय मेरी बच्ची। वाणी, आंखें खोल बेटा। बरखा, तू पागल हो गई है क्या? ये क्या जुल्म है? भाभी, आपने क्या किया? इनके हाथ पैर तो बिल्कुल झुलस गए हैं। आप इतनी गिर सकती हैं, हमने कभी सोचा भी नहीं था। चुप रहो तुम दोनों, बहुत वकालत कर रही हो इसकी। इसने मेरा गला जलाने की कोशिश की थी, उबलता पानी पिलाया था मुझे। बस अब बहुत हुआ बरखा। अब तक हम तेरी हर ज्यादती सहते रहे क्योंकि हम तेरे बाप के टुकड़ों पर पल रहे थे, पर आज तूने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी हैं। कोई जानवर भी ऐसा नहीं करता जैसे तूने अपनी देवरानी के साथ किया है। ये दुश्मनी नहीं, ये कत्ल की कोशिश है। सुलेखा फौरन रसोई से बाहर भागती है और पड़ोसन के घर की ओर दौड़ती है। बहन जी, जरा सुनिए, जल्दी मेरे बेटे समीर और मयंक को फोन लगवाइए। मेरी छोटी बहू वाणी जल गई है, उस बरखा ने उसे जला दिया। जल्दी कीजिए वरना वो मर जाएगी। क्या ये लड़की तो पागल हो गई है? मैं अभी फोन करती हूँ समीर को, अब घबराइए मत। थोड़ी देर में समीर और मयंक अपनी मोटरसाइकिलें घर के बाहर पटकते हुए अंदर भागते हैं। मयंक जब रसोई में अपनी पत्नी की बेसुध और जली हुई हालत में देखता है तो उसकी चीख निकल जाती है। वानी, वानी उठो भाई, देखो उसके पूरे हाथ पैर जल गए हैं। जहर है तू बरखा, सिर्फ जहर। आज अगर इसे कुछ हुआ तो मैं तुझे जेल भिजवा कर ही दम लूंगा। अरे दूर हट जा यहाँ से, शर्म आती है कि तुझे कि तू मेरी पत्नी है। मयंक, जल्दी से उठाओ, हमें तुरंत वानी को हॉस्पिटल ले जाना होगा। मयंक और समीर वानी को चादर में लपेटकर गाड़ी में डालते और अस्पताल की ओर भागते हैं। पीछे पीछे सुलेखा और मौसमी भी रिक्शे से पहुंचते हैं। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर वानी की हालत देखकर दंग रह जाते हैं। देखिए, ये कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं है, ये 3rd डिग्री बर्न्स लग रहे हैं और जिस तरह से पानी गिरा है ये साफ दिख रहा है कि किसी ने जानबूझकर इनके ऊपर खौलता हुआ पानी डाला है। मयंक जी, मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा, ये पुलिस केस है। डॉक्टर साहब, आपको जो करना है कीजिए, बस मेरी पत्नी को बचा लीजिए, वो बहुत दर्द में है। इसी बीच सुलेखा ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने बरखा के पिता दीनदयाल और मां शांति को फोन करके अस्पताल बुला लिया। उन्हें लगा कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। दीनदयाल और शांति हड़बड़ाए हुए अस्पताल पहुंचते हैं। राकेश भाई, सुलेखा बहन जी, क्या हुआ? बरखा का फोन आया था कि कुछ अनहोनी हो गई है। वानी बेटा कैसी है? दीनदयाल जी, आप मेरे पति के बचपन के दोस्त हैं। आपने हमारी मदद की, हम आपके शुक्रगुजार हैं। पर आपकी बेटी,
आपकी बेटी ने आज हमारी बहू को जिंदा जलाने की कोशिश की है। देखिए अंदर जाकर उस मासूम का क्या हल किया है इसने। नहीं नहीं, मेरी बरखा ऐसा नहीं कर सकती। वो थोड़ी तेज मिजाज की जरूर है, पर इतना ही निर्दय नहीं है। आंटी, आप झूठ बोल रही है। या आपको पता ही नहीं कि आपकी बेटी घर में क्या तांडव मचाती है। वो हमें जानवरों की तरह ट्रीट करती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप हमें पैसे देते हैं। वो हमें अपना गुलाम समझती है। दीनदयाल का सिर शर्म से झुक जाता है। वो अंदर जाकर कांच के पीछे से वानी को देखते हैं, जो पट्टियों में लिपटी दर्द से करा रही है। तभी पुलिस के 2 सिपाही और एक इंस्पेक्टर वहां पहुंचते हैं। हमें रिपोर्ट मिली है कि यहाँ एक बर्न केस आया है जो सस्पेक्टेड है। मरीज का पति कौन है? मैं हूं सर। मेरी पत्नी के साथ ये सब मेरी भाभी बरखा ने किया है। मैं बयान देने को तैयार हूं। बरखा वहां एक कोने में खड़ी कांप रही है। उसे अब एहसास हो रहा है कि खेल उसके हाथ से निकल गया है। वो दौड़कर अपने पिता के पास जाती है। पापा, पापा प्लीज मुझे बचाइए। मेरा इरादा उसे इतना जलाने का नहीं था, वो तो बस गुस्से में। आप अपनी पहचान लगाइए पापा, पुलिस को रोकिए। चुप रहे, बिल्कुल चुप रहे। मुझे शर्म आ रही है कि तू मेरी बेटी है। मैंने तुझे पढ़ा लिखा कर बड़े से घर में भेजा था, इसलिए नहीं कि तू दूसरों की बेटियों पर जुल्म करे। मैं तो ये सोचकर मदद कर रहा था कि मेरे दोस्त का घर संभल जाए, पर तूने तो उस मदद को अपना हथियार बना लिया। पापा प्लीज, मैं जेल नहीं जाना चाहती। इंस्पेक्टर साहब, आप अपना काम कीजिए। अगर मेरी बेटी अपराधी है तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं कि वानी को होश आ गया है। पुलिस बयान लेने के लिए अंदर जाती है। सब लोग सांस रोककर इंतजार कर रहे हैं। बरखा को लग रहा है कि अब उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। बेटा डरो मत, सच सच बताओ, तुम्हारे साथ ये सब किसने किया? क्या तुम्हारी जेठानी ने तुम पर गर्म पानी डाला? वानी की आंखों में आंसू हैं। वो दर्द से करा रही है। वो एक नजर बाहर खड़े मयंक और डरी हुई बरखा की तरफ देखती है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। नहीं सर, ये किसी ने नहीं किया। क्या? डॉक्टर तो कह रहे थे कि यह हमला है। क्या तुम पर कोई दबाव है? नहीं सर, मेरी ही लापरवाही थी। मैं रसोई में काम कर रही थी। अचानक मेरा पैर फिसला और खौलता हुआ तपेला मेरे ऊपर उलट गया। मेरे हाथों से रोकने की कोशिश में जल गई। किसी की कोई गलती नहीं है, ये बस एक हादसा था। बाहर खड़े सभी लोग, खासकर बरखा, ये सुनकर सन्न रह जाती है। इंस्पेक्टर और डॉक्टर एक दूसरे को देखते हैं, पर क्योंकि मरीज खुद इसे एक्सीडेंट बता रहा है, वो कुछ नहीं कर पाते। देखिए, मरीज ने अपना बयान दे दिया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, पर याद रखिए सच छुपता नहीं है। पुलिस के जाने के बाद सब लोग वानी के पास आते हैं। बरखा जमीन पर बैठ जाती है और फफक फफक कर रोने लगती है। वाणी, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, तुम्हें इस हालत में पहुंचा दिया, फिर भी तुमने मुझे बचा लिया, क्यों? क्योंकि भाभी, जेठानी से अच्छे दुश्मन वाली बात मैं साबित नहीं होने देना चाहती थी। अगर मैं आपको जेल भेज देती तो इस घर का मान सम्मान मिट्टी में मिल जाता। मेरे मयंक और समीर भाई का सर झुक जाता। दुश्मन तो चोट पहुंचाते हैं, पर परिवार तो घाव भरता है ना। मुझे लगा शायद इस आग में आपकी कड़वाहट जल गई होगी। मुझे माफ कर दो वाणी, मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मयंक, समीर। मैं अहंकार में अंधी हो गई थी। मुझे लगा पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, पर आज वाणी ने मुझे वो दे दिया जो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती, मेरी इज्जत और मेरी आजादी। बेटा वानी, आज तूने साबित कर दिया कि संस्कार गरीबी या अमीरी से नहीं आते, वो दिल से आते हैं। राकेश भाई, मुझे गर्व है कि मेरी बेटी को आप जैसा परिवार और वानी जैसी देवरानी मिली। 1 महीना बीतता है। वानी अब घर लौट आई है। हालांकि उसके हाथों पर पट्टियां बंधी हैं। बरखा पूरी तरह से बदल चुकी है। वो रसोई में खड़ी खाना बना रही है और वानी को सोफे पर बिठा रखा है। वाणी, चुपचाप बैठी रहो। डॉक्टर ने कहा है कि अभी तुम्हें आराम करना है। और सुनो मम्मी जी, आज से घर का सारा काम मैं करूंगी। वाणी जब तक पूरी तरह ठीक नहीं होती, ये इस घर की छोटी रानी बनकर रहेगी। देख रहे हो राकेश जी, आखिरकार हमारे घर में खुशहाली आ ही गई। भाभी, आप भी तो थक जाएंगी। अब ये बड़ी बहन की जिम्मेदारी है वाणी। तूने मुझे नया जन्म दिया है। अब देख, मैं ये घर कैसे स्वर्ग बनाती हूँ। अब से हम देवरानी जेठानी नहीं, सगी बहनें बनकर रहेंगे। मयंक और समीर दरवाजे पर खड़े ये नजारा देख रहे हैं। समीर ने मयंक के कंधे पर हाथ रखा है। मयंक देख, अब खुशबू कड़वाहट की नहीं, प्यार की आ रही है। हाँ भाई, वाकई कभी कभी बुराई को खत्म करने के लिए खुद को थोड़ा जलाना पड़ता है। पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है। बरखा खुद अपने हाथों से वाणी को निवाला खिलाती है। घर का तनाव खत्म हो चुका है और उसकी जगह अब खिलखिलाहट ने